गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? माई सर डॉक्टर डी एन गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 क्लास 11 की बायो की। और आपको पता है इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर हम लोगों को स्टडी करने हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें हमें बात करनी है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स और थर्ड है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बच्चों, जो हम लोग चैप्टर की स्टडी करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। और जो हमारा थर्ड जो हमारा चैप्टर होगा, फिर लास्ट में हम इसको लेंगे बायोमॉलिक्यूल्स को। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जो पहला हमारा जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करेंगे और यूनिट नंबर 3 जहां से स्टार्ट हो रही है, उसमें ये जो बच्चों पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इन 3 चैप्टर में आपको स्टडी क्या करना है। तो जो हमें स्टडी करना है वो तो हम उस चैप्टर्स में देख लेंगे। चलिए, जब भी हम किसी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, आपको पता है बच्चों, किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन होती है। तो जिस साइंटिस्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, यस, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझाने में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जी.एन. रामाचंद्रन। क्या नाम है बच्चों इनका? इनका नाम है जी.एन. रामाचंद्रन, जिसका जो टाइम पीरियड है 1922 से 2001 तक वो इस पृथ्वी में रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो जी.एन. रामाचंद्रन है, एक आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें अमाइनो एसिड किस एंगल पे अरेंज होते हैं, उनका टॉर्सन एंगल क्या होता है, पाई और साई क्या है वहां पे, इन सभी को बहुत बेहतर तरीके से जी.एन. रामाचंद्रन ने समझाया प्रोटीन के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को। इसलिए इनका एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझाने में, जिसको हम रामाचंद्रन प्लाट के नाम से जानते हैं। अगर आप इनके जीवनी पर ध्यान देंगे, इनकी लाइफ पर आप ध्यान देंगे, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये फाउंडर रहे हैं मद्रास स्कूल के, यस, और कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। जो बायो के पॉलीमर्स होते हैं उसकी जो कन्फर्मेशन अगर हम बात करें, यस, तो जी.एन. रामाचंद्रन was the founder of the Madras School of the Conformational Analysis of Biopolymers। बायोपॉलीमर्स आप जानते हैं कौन कौन से हैं, जैसे आपके हैं प्रोटीन हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उन्होंने उनकी जो डिस्कवरी है, हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। जो कोलेजन प्रोटीन होती है बच्चों, इसकी जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है, ये किस तरीके का बना है, इसको सबसे पहले इन्होंने पब्लिश किया था नेचर नामक पत्रिका में 1954 में। एंड हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड, और उनकी जो एनालिसिस थी उस एनालिसिस ने अलाउ किया कि और कंफर्मेशन दिया कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रॉपर किस तरीके का बना होता है, और इसे ही हम लोगों ने कहा रामाचंद्रन प्लाट। जैसे कि आप जानते हैं एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारी अमाइनो एसिड्स होती हैं, तो ये अमाइनो एसिड किस एंगल पे एक दूसरे के साथ अरेंज है, इसके बारे में समझाने का जो पूरा प्रयास किया उन्होंने किया जी.एन. रामाचंद्रन। तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को हम समझते हैं, उनमें उपस्थित अमाइनो एसिड्स के एंगल्स क्या हैं, इसी को समझाने के लिए जो एक टर्म दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं रामाचंद्रन प्लाट। यस, और आपको पता है ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के रेफरेंस में। इनका जो जन्म हुआ है 8 अक्टूबर को जन्म हुआ है 1922 में, एक छोटा सा टाउन था जो नॉट फार फ्रॉम कोचीन ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इनके जो फादर थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, एक लोकल कॉलेज था, इसलिए उनका जो कंसीडरेबल जो इन्फ्लुएंस था इनके अपने पिता का था इनके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, जब इन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली स्कूल ईयर्स, तो रामाचंद्रन
ग्रेजुएटेड हुए 1942 में और वो टॉप रैंकिंग स्टूडेंट बने। बीएससी ऑनर्स से इन्होंने बीएससी पास किया, बीएससी ऑनर्स एंड बीएससी फिजिक्स कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। उन्होंने पीएचडी भी किया, कहां से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1949 में। जब वो कैम्ब्रिज में थे तो रामाचंद्रन की जो मुलाकात हुई बच्चों, वो हुई लिनस पॉलिंग से, और जो लिनस पॉलिंग थे उससे बहुत ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस थे। उनका जो पब्लिकेशंस था किस पे, जो उन्होंने मॉडल दिया था अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन। और इनका जो डेथ हुई वो हुई है 7 अप्रैल 2001 को। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ये रामाचंद्रन प्लॉट है बच्चों, फिर से मैं आपको बता देता हूं, रामाचंद्रन प्लॉट का मतलब होता है कि प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से वो एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं, इसको समझाने का जो सबसे मुख्य जो जाता है श्रेय वो जाता है जीएन रामाचंद्रन को। तो चलिए बच्चों, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और अब यहां से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हमें क्या क्या स्टडी करनी है, जरा एक नजर हम इस पे डाल लेते हैं। पहले हमें समझना है कि सेल क्या होता है, सेल थ्योरी किसने दी और सेल थ्योरी कहती क्या है। तीसरा एक ओवरव्यू सेल का देखते हैं, मतलब सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स कैसा है, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर्स कैसा है, क्या फंक्शन है, इसकी बात हम लोग करेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस में देखेंगे इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं और कौन से नहीं हैं, और इन दोनों के डिफरेंस की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर की स्टडी करते हैं बच्चों, तो आप देखिए ये पहला पैराग्राफ क्या कहता है। कहता है जब आप चारों ओर देखते हो तो आप देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपके चारों ओर देखने को मिलती है। आपको ये देखकर बड़ा आश्चर्य होगा और अपने आप से आप पूछिए कि व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, और ऐसा उसमें क्या नहीं है कि वो पर्टिकुलर थिंग्स नॉन लिविंग्स है। अगर आप इससे अपने आप से पूछें तो एक ही आंसर आएगा कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। यस, तो दिस आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो बच्चों सेल है। द सेल इन ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक मतलब स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल्स के बने होते हैं। कुछ बने होते हैं सिंगल सेल के जिनको हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर, और कुछ बने होते हैं बहुत सारे सेल से जिसको हम बोल देते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम लोग कौन है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यस, चलिए सेकंड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं और यहां पर इस पैराग्राफ में हम ये समझेंगे कि वास्तव में सेल है क्या। व्हाट इज ए सेल? क्या कह रहा है डिफिनेशन? यस, व्हाट इज ए सेल। इसमें अगर आप देखें तो क्या कह रहा है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्षमता होती है। यूनिसेलुलर का मतलब जैसे बैक्टीरिया है और वो उसमें सारी प्रोसेसेस होती हैं जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। चाहे रेस्पिरेशंस की बात कर लें, चाहे डाइजेशंस की बात कर लें, सारी प्रोसेसेस यहां पर हो रही हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक सिंगल सेल भी अलग होके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है और वो लिविंग है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? और वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो लाइफ के लिए जरूरी है। क्या बताया गया पहले पॉइंट्स में? ये कहा गया कि कोई अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखो तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं और वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। अगर सेल की संपूर्णता से कम कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता, मतलब अगर हम आप
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट सेल में जितनी चीजें होनी चाहिए अगर उनमें से कोई चीज एब्सेंट होगी तो वो फिर सरवाइव नहीं करेगी। वही ये पॉइंट्स कह रहा है। क्या कह रहा है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो वो फिर इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकता। सेल जो होती है बच्चों वो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आप देखते हैं। सबसे पहले सेल देखने का सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो जाता है एंटोन वान लीवेनहॉक का। सबसे पहले उन्होंने जो सेल को देखा और डिस्क्राइब किया एक लाइव सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया सेल के अंदर उपस्थित न्यूक्लियस को। आपको पता ही अगर सेल है तो सेल के अंदर यस ये होता है न्यूक्लियस जो सेल की सारी एक्टिविटी को कमांड करता है। जो इन्वेंशन है, जब इन्वेंशन हुआ बच्चों माइक्रोस्कोप का और जब इसका इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हुआ और फाइनली जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक डिस्कवर कर ले गए तब हम फाइनली सेल के अंदर उपस्थित जो सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम समझ पाए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या कहती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सेल थ्योरी से रिलेटेड। चलिए अगर हम थोड़ा सा पैराग्राफ ऊपर करें बच्चों तो यहां पर क्या कह रहा है कि 1883 में मैथियस स्लाइडेन, नाम है इनका स्लाइडेन, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने एग्जामाइन किया एक बहुत बड़ी संख्या में प्लांट सेल्स को। यस, और उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किसके बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं जो कि बनाते हैं टिश्यू ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के अंदर जो टिश्यू है ये टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर प्लांट का स्ट्रक्चर्स आप देख पाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक उसी समय एक सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं। पहले तो हो गया स्लाइडेन और जो सेकेंड साइंटिस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। इस साइंटिस्ट का नाम देख लेते हैं क्या है, यस थियोडोर स्वान। तो सेकेंड साइंटिस्ट का नाम है स्वान। 1839 में ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। याद रखिएगा बच्चों ये क्या है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं स्वान, क्योंकि जो सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान हम बोलते हैं तो यहां पर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल की स्टडी करी और स्लाइडेन ने किसकी करी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स की स्टडी करी थी, प्लांट में उपस्थित टिश्यू की स्टडी करी थी और बताया था कि जो प्लांट की बॉडी है वो टिश्यू की बनी और इन टिश्यू में डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। तो स्वान ने, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी करी, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल सेल्स की स्टडी की और उन्होंने ये रिपोर्टेड किया कि जो सेल्स हैं उसमें एक थिन आउटर लेयर मौजूद है जिसको आज की डेट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। बच्चों आपको पता है जब आप सेल बनाओगे तो सेल में जो ये लेयर है एनिमल सेल में, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। डिफरेंस क्या होता है, सेल वॉल का। तो सेल वॉल आपको प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी, ये बेसिक डिफरेंस है। तो स्वान ने जो एक थिन आउटर लेयर देखा बच्चों जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, इन्होंने ये भी कंक्लूजन दिया कि अपनी स्टडी के आधार पर ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर। उन्होंने बताया कि अगर आप एनिमल सेल और प्लांट सेल में देखेंगे तो आपको प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगी और एनिमल सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में भी, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में है, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो सेल वॉल का है। सेल वॉल प्लांट सेल में होगी और एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। तो उन्होंने बताया कि ये प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर होता है, क्या, सेल वॉल का प्रेजेंस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस आधार पर स्वान ने बच्चों प्रपोज किया, एक हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस थी कि जो बॉडी होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की वो किसकी बनी है, सेल्स की बनी है और ये सेल्स के ही प्रोडक्ट हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेल्स कौन है, एनिमल प्रोडक्ट हैं सेल्स के,
प्लांट प्रोडक्ट है सेल्स के, क्योंकि सेल से ही मिलकर तो प्लांट और एनिमल्स बन रहे हैं, भले ही उनके सेल में डिफरेंसेस हो, वो अलग चीज है। ये हाइपोथेसिस किसने दी? स्वान ने दिया। बाद में आपको पता है कि स्लाइडेन एंड स्वान दोनों ने मिलकर टुगेदर उन्होंने एक सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया, और ये थ्योरी हाउएवर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नई सेल्स कैसे बनती हैं। ये तो वो नहीं बता पाए कि भाई नई सेल्स कैसे बनती हैं, लेकिन जो उन्होंने थ्योरी फॉर्मुलेटेड दिया, सेल थ्योरी क्या कहती है, बाद में अगर आप देखें तो रुडोल्फ विरकोव का नाम आता है 1855 में, और इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करती है और जिससे नई सेल्स बनती हैं, अर्थात जो नई सेल्स बन रही हैं वो पहले से उपस्थित, जिसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होती हैं। मतलब पहले से उपस्थित जो सेल जब डिवाइड करती है तो एक से दो सेल्स बनती हैं, और इसको हम बोलते हैं ओमनीसेलुला ई सेलुला। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये जो रुडोल्फ थे, इन्होंने मॉडिफाइड किया इस हाइपोथेसिस को। कौन सी हाइपोथेसिस को? जो स्लाइडेन एंड स्वान ने फॉर्मुलेटेड किया था सेल थ्योरी को। यस, स्लाइडेन एंड स्वान, और उन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। और इनकी सेल थ्योरी क्या कहती है, इसको जरा हम आप देखते हैं जो आज की डेट में मान्य है। इस सेल थ्योरी के कौन से पॉइंट्स हैं बच्चों, जरा इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने दो पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं, और सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल्स के ही प्रोडक्ट हैं। तो पहला पॉइंट तो बच्चों ये आ गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। तो ये दो पॉइंट है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सेल थ्योरी का नहीं है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी के कौन से पॉइंट हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं सेल के प्रॉपर ओवरव्यू की। जरा समझ लेते हैं सेल्स के बारे में, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं वो क्या कहते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा हम पेज को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। यस, और यहां से प्रोसेस समझते हैं। अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें, सेल के प्रॉपर ओवरव्यू की बात करें, तो यहां पर पॉइंट हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? कह रही है कि आपने शुरू में ऑब्जर्व किया था कि जो सेल्स होती हैं किसमें, एक ओनियन के पील में। अगर आप जैसे आप प्याज लें और उसकी छिलके उतारे, तो उसका जो छिलके में आप पील में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको सेल देखने को मिलेगी। या ह्यूमन चीक सेल्स, जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहां पर सेल्स देखने को मिलेगी। अब हमें लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर्स। जो अनियन सेल्स होती है वास्तव में वो क्या है? एक टिपिकल प्लांट सेल है, जिसमें आपको डिस्टिंक्ट एक साफ सुथरी आपको प्रॉपर तरीके से एक सेल वॉल दिखेगी। यस, जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है। यस, और जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, और ठीक इसके नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे अगर आप ओनियन सेल्स देखो तो सबसे बाहर आपको क्या दिखेगी? सबसे बाहर आपको मिलेगी सेल वॉल, और जस्ट इसके नीचे देखोगे बच्चों, इसके जस्ट नीचे माइक्रोस्कोप में, तो आपको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहता है जो सेल्स होते हैं ह्यूमन चीक्स के, जो सेल्स होते हैं बच्चों ह्यूमन चीक के, उसमें भी आपको एक आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी जो एज अ डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यस, और आपको पता है अगर आप ह्यूमन चीक्स का देखोगे तो बाहर जो स्ट्रक्चर्स मिल रहा है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इनसाइड प्रत्येक सेल्स के अंदर आपको एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मिलता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। यस, जब आप देखेंगे सेल के अंदर तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलेगा बच्चों, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसी न्यूक्लियस का कमांड होता है प्रॉपर सेल में कि कौन सी एक्टिविटी होनी है और कौन सी नहीं होनी है। तो क्या कह रहा है कि आप जब सेल के अंदर देखेंगे तो आपको डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स मिलते हैं। लेकिन क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। अदरवाइज जो जेनेटिक मटेरियल है इस न्यूक्लियस के अंदर
इस तरीके से धागे के रूप में पड़ा रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। यस, तो ये क्या है क्रोमोसोम? वास्तव में क्या है? जेनेटिक मटेरियल ही है। किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। और सबसे पहले डीएनए किसी सेल के अंदर किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन अर्थात क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म पे होता है। यस, that have membrane bound nuclei are called cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are प्रोकैरियोट। अगर न्यूक्लियस के आधार पर हम बात करें बच्चों, तो दो तरीके की सेल होती है, एक होती है यूकैरियोटिक, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स में आपको प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया के केस में आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस बता रहा है। अगर हम बात करें तो दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, और जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, इन्हीं साइटोप्लाज्म में अंदर होते हैं। यस, और इसी वजह से सेल का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वो इसी साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो साइटोप्लाज्म है ये मेन जगह है जहां पर सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे हम प्लांट की बात कर लें या तो एनिमल सेल्स की बात कर लें। और जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस हैं वो लगातार सेल्स के अंदर इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में होती है बच्चों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पैराग्राफ ऊपर करें अब, और पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है न्यूक्लियस के अलावा आप यूकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे, क्या देखेंगे? बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में दूसरे आपको मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। जैसे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। देखो, पहला मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड है हमारा लाइसोसोम, फोर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है हमारा माइक्रोबॉडीज, सिक्स है हमारा वैक्यूल्स। यस, ये 6 आपको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर मिल रहे हैं। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे बच्चों, तो ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विल बी एब्सेंट। इनमें कोई भी स्ट्रक्चर्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। कहते हैं जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है राइबोसोम्स। बच्चों, राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जो सभी सेल्स में देखने को मिलता है, चाहे यूकैरियोट्स की बात करें या प्रोकैरियोट्स की बात करें। फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्योंकि आप जानते हैं राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, और प्रोटीन दोनों को चाहिए, चाहे प्रोकैरियोट सेल हो या तो यूकैरियोट सेल हो। क्या कह रहे हैं? सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, ये नॉट ऑन, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होते, इसके अलावा बट आल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनेल्स। यस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपको साइटोप्लाज्म के अलावा बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी राइबोसोम मिल रहा है, और वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की बच्चों, तो क्या कह रहा है कि एनिमल सेल में आपको दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। यस, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। आपको पता है सेंट्रोसोम जो आप सेल डिवाइड करती है, तो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो यहीं से अराइज होते हैं, सेंट्रोसोम से। उसमें सेंट्रियोल होती है ना, 2 सेंट्रियोल्स मिलकर सेंट्रोसोम को बनाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें तो जो सेल जो है डिफर ग्रेटली इन साइज।
अगर आप अलग अलग सेल देखेंगे बच्चों तो उनके साइज में आपको डिफरेंस मिलेगा, शेप में डिफरेंस मिलेगा, उनके इवन एक्टिविटीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें जैसे माइकोप्लाज्मा की, यस, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है। कौन सी? इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। और ओनली इसका जो साइज लेंथ है बच्चों वो सिर्फ 0.3 माइक्रोन मीटर होता है लेंथ में, जबकि बैक्टीरिया की अगर हम सेल के साइज की बात करें तो कितनी लेंथ बता रहा है? बैक्टीरिया की अगर हम बात करें बच्चों यहां पे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया आपका 3 से 5 माइक्रोन मीटर है। तो माइकोप्लाज्मा क्या हुई बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट सेल हुई। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारी हुई सबसे स्मॉलेस्ट सेल, कौन सी हुई? माइकोप्लाज्मा, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी है, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज कितना है? 3 से 5 माइक्रोन मीटर है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सिंगल सेल होती है वो ऑस्टिच का एग है। आपको पता है ऑस्टिच का एग सबसे बड़ा सेल माना जाता है। इसके अलावा अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ह्यूमन में आपको आरबीसी मिलती है जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनका साइज आपको 7 माइक्रोन मीटर मिलता है डायमीटर में। नर्व सेल देखिए, ये भी सबसे लॉन्गेस्ट सेल आपको देखने को मिलती है ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा सेल्स जो हैं अपने शेप में भी इनका अलग अलग आपको शेप देखने को मिलेगा, आकार आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ये कहीं पर डिस्क लाइक होंगी, कहीं पर ये पॉलीगोनल मिलेंगी, कहीं पर सेल्स कॉलमनर मिलेंगी, कहीं पर क्यूबाइड मिलेगी, कहीं पर धागे जैसी मिलेगी, और कहीं पर इनका शेप इररेगुलर होगा। कोई शेप ही नहीं है, इररेगुलर है शेप है। तो ये जो शेप होते हैं सेल्स के वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग होते हैं, यस, और उनका फंक्शंस भी अलग अलग होता है, अर्थात अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इनका फंक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सेल किस पर्टिकुलर ऑर्गन में है। ओके बच्चों, चलिए तो अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। हमारी एनसीईआरटी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या कह रही है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, क्या ये प्रॉपर दिख रहा है आपको? जरा देख लेता हूं मैं। यस, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल क्या है? आपको पता है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब के सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यस, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, सब क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। और माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने बताया था ये स्मॉलेस्ट सेल होती है, इससे बड़े तो बैक्टीरिया है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये जनरली कैसी है? स्मॉलर है और मल्टीप्लाई करती हैं मोर, बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं यूकैरियोटिक सेल से। अगर आप तुलना करो तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन है बहुत फास्ट होता है। ओके बच्चों, क्या कह रहे हैं? इनका जो शेप है उसमें भी ये डिफरेंस होते हैं, इनके शेप और साइज में एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। जो 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, बैसिलस के, जैसे रॉड लाइक आपको मिलेंगे, गोल गोल मिलेंगे जिसको स्फेरिकल बोलेंगे, वाइब्रियो शेप मिलेंगे जैसे कॉमा सेट बोलते हैं, और स्पाइरल शेप मिलेंगे। तो बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप के बारे में बताया गया है और उसका एग्जांपल भी दे दिया गया है। जैसे रॉड लाइक कौन से होते हैं? बैसिलस। स्फेरिकल कौन होते हैं? कोकस बैक्टीरिया। कामा सेट, जैसे कामा हम लोग लगाते हैं ना, कामा सेट, इसको बोलते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। और स्पाइरल शेप हो गया ना, स्पाइरल तरह, इसको बोलते हैं स्पाइरुलम। तो बैक्टीरिया को अगर शेप के आधार पर हम देखा जाए तो 4 तरीके के मुख्यतः शेप के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं। शेप तो और भी होते हैं लेकिन मुख्यतः ये 4 तरीके के शेप की बात करी गई है। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो फंडामेंटली सिमिलर है। कितना बढ़िया पॉइंट्स कह रहे हैं कि भाई अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फंडामेंटली जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो फंडामेंटली उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। इवन थ्रू प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। भले ही आपको उनका फंक्शन और शेप अलग अलग मिले लेकिन स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो फंडामेंटली ये प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है?
जो यहाँ पर इससे टिपिकल बैक्टीरिया सेल के बारे में बताया गया है। इस फिगर को जरा हम बाद में देख लेंगे, जरा जो चीजें लिखी देख लेते हैं। कहता है जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें आपको सेल वॉल मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स हैं उसमें आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा जो सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स हैं वहां पर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा और सेल वॉल के नीचे आपको क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ओके बच्चों, फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा अर्थात साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। यस, क्योंकि यहां पर ऑर्गेनल्स बॉन्ड स्ट्रक्चर्स क्या है, एब्सेंट है बहुत सारे, जो हम लोग ने बात करी थी, है ना, 6 स्ट्रक्चर्स थे। जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो बेसिकली नेकेड होता है। जनरली आप यूकैरियोटिक सेल में देखो तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है यहां पर जेनेटिक मटेरियल थ्रेड के रूप में पड़ा रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड करती है बच्चों, उस समय ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है इसका, और किसका बना है, डीएनए है। तो क्या कह रहा है, नेकेड होता है, जेनेटिक मटेरियल यहां पर नेकेड है, अर्थात ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जीनोमिक डीएनए है, यस, जिसको हम बोलेंगे सिंगल क्रोमोसोम या हम बोलेंगे सर्कुलर डीएनए होता है, तो जेनेटिक मटेरियल कैसा है इसका, सर्कुलर डीएनए होगा। बहुत सारे बैक्टीरिया में आपको छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए भी मिलते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, आपको पता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। और ये स्मॉलर डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। और आपको पता है इस प्लाज्मिड का जो रोल है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कितना बड़ा है। जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं तो इन्हीं प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं एज टैक्सी के रूप में, याद है ना आपको एसएससी कोलाई वगैरह में। अगर हम बात करें प्लाज्मिड की बच्चों, तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो कन्फर्स करता है सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसे बैक्टीरिया में। जैसे आपको पता है कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखते हैं, तो अगर ये इस तरह के जीन किसी प्लाज्मिड के अंदर है तो उस बैक्टीरिया को अगर उस एंटीबायोटिक के कल्चर में ग्रो कराएंगे तो ग्रो कर जाएगा। तो कुछ यूनिक फीचर्स आपको प्लाज्मिड्स के अंदर देखने को मिलते हैं ऐसे सच कैरेक्टर्स में, जैसे किसी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस का होना। तो अगर ये जीन मान लीजिए सपोज दैट हम मान लेते हैं कि मान लो ये बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, लेकिन यहां पर ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पड़ा है इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में अगर हो सकता है कोई एक ऐसी जीन हो जो किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो, तो फिर क्या होगा, ये यूनिक कैरेक्टर हो गया। ओके बच्चों, यही पॉइंट्स यहां पर कह रहा है कि जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप वहां पर सीखेंगे कि किस तरीके से जो प्लाज्मिड जो डीएनए है उसका हम यूज करते हैं, मॉनिटर करते हैं बैक्टीरियल के ट्रांसफॉर्मेशन में विद फॉरेन डीएनए के साथ। वही मैंने बताया, तो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा, देखो प्लाज्मिड का यूज यहां पर किस तरीके से हो रहा है, वही सारे पॉइंट्स यहां पर बताए जा रहे हैं। कह रहा अगर हम बात करें बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कहां मिल रहा है, यूकैरियोट्स में मिल रही है, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट है। कोई भी नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। आपको प्रोकैरियोट सेल्स में, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में आपको ऑर्गेनल्स मिल रहे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ये सब कुछ भी नहीं मिल रहे हैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स को छोड़ के। और आपको पता है राइबोसोम्स क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसको छोड़ के कुछ भी आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। कुछ यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। एक स्पेशलाइज्ड जो डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन मीजोजोम में बन जाती है, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से यहां पर फोल्ड कर जाती है बच्चों, और ये बनाती है मीजोजोम। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर्स आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो
इस तरीके से हम लोगों ने कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करी। जो पीछे हमारे कुछ जो यहाँ पर फिगर दिए गए हैं उन फिगर्स को बच्चों हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो उन फिगर को हम लोग ने भी डिस्क्राइब नहीं किया। तो चलो जो जो फिगर छूटे हुए हैं उसको सबसे पहले हम लोग अभी तक समझ लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने देखा है। ये डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बता रहा है। सबसे पहले आप देखो बच्चों, यहाँ पर आपको आरबीसी दिखाई गई है, रेड ब्लड सेल्स दिखाया गया है। ये कैसे है, राउंड है और बाइकंकेव है, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी दिखाई गई, व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियल सेल दिखाई गई है जो लंबी है और नैरो है। यस, बेस पे इनका न्यूक्लियस है। ये आपको पता है, ये नर्व सेल दिखाई गई है, ब्रांच्ड और लॉन्ग प्रॉपर दिखाई गई है। यहाँ पर एक ट्रैकिड दिखाई गई है, जो प्लांट की केस की वाली दिखाई गई है सेल्स। और यहाँ पर मेसोफिल सेल्स हैं जिसके अंदर खूब सारा क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है आपको। यस, तो इस तरीके से आप देखो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है यहाँ पे। चलो दूसरे जरा स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर्स जो थे, जो हम लोग ने छोड़ दिया था बच्चों, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बस यही एक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग ने छोड़ा था और आई होप हम लोग ने इसको कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स थे बच्चों, उसको हम लोग ने कवर किया। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है, अब उसकी ओर हम लोग ये स्ट्रक्चर आएगा। तो देखो यहाँ पर डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर आप कंपैरिजन करो एक यूकैरियोटिक सेल्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिखाई गई, साइज क्या है 10 to 20 माइक्रोन मीटर है। जबकि एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोन मीटर, और ये कितनी है 10 से 20, कितनी ज्यादा गुना बड़ी है। तीसरा पीपीएलओ का साइज देखो सिर्फ 0.1 माइक्रोन मीटर है, जबकि वायरसेस का तो 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर तक होता है। तो आप देखो बच्चों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल्स में कितना बड़ा इसके साइज में अंतर है। आपको दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है। यस, ये आपको राइबोसोम्स मिल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो ये सारे इस तरह से डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग फाइनली बात करते हैं सेल एनवेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशंस की। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बच्चों, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें किसके, बैक्टीरियल सेल्स की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल्स की, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां पर आपको केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में इसकी जो सेल वॉल है वो अगर केमिकली देखें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, आपको पता है। अगर हम बात करें तो ये जो सेल एनवेलप होता है बच्चों, ये टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कितना लेयर्ड है बच्चों, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है। यस, और अर्थात जो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल। फिर आपको क्या देखने को मिलती है आपको सेल वॉल, और आउटर मोस्ट कौन सी लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स है, फॉलोड बाय द सेल वॉल। एंड फिर क्या मिलेगी आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप बैक्टीरिया सेल को देखो तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। तो पहली कौन सी हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स की, सेकेंड हो गई सेल वॉल, और तीसरी हो गई बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो अगर आप सेल एनवेलप देखोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है अगर हम बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं। जब भी आप देखें जो प्रत्येक लेयर होती है एनवेलप्स की, वो परफॉर्म करती है एक निश्चित फंक्शंस पर। निश्चित फंक्शन होता है हर एक लेयर का, लेकिन तब भी वो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं बच्चों। बैक्टीरिया को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप में, किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप। सेल के ऊपर जो एनवेलप है इसके आधार पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप में। यस, और उसका मैनर क्या है, किस मैनर में वहां पर वो स्ट्रक्चरली प्रेजेंट है, विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टैंडिंग प्रोसीजर। अगर हम स्टैंडिंग प्रोसीजर करें बैक्टीरियल सेल में तो आपको पता है कुछ बैक्टीरियल सेल पिंक कलर की हो जाती है, कुछ वायलेट कलर की हो जाती है। तो इसकी स्टैंडिंग्स के आधार पर भी हम प्रोकैरियोट सेल्स को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, खासकर बैक्टीरिया सेल्स को अर्थात। और ये टेक्निक किसने दिया था, ग्राम ने दिया था। तो ये टेक्निक्स के आधार पर हम क्या करते हैं, हम जब ग्राम स्टैनिंग करते हैं बच्चों तो 2 तरीके के बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, एक मिलता है ग्राम पॉजिटिव
और दूसरा मिलता है आपको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यस, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और मैंने आपको बता दी जब हम स्कैनिंग करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको पिंक कलर के मिलते हैं और जो ग्राम निगेटिव है बच्चों वो वायलेट या ब्लू कलर के मिलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन। तो ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन है वो डिफर होता है और उसकी मोटाई भी अलग अलग होती है डिफरेंट बैक्टीरिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है? ये कहीं पर आपको लूज सीथ के रूप में मिलेगी, तब हम इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। कुछ बैक्टीरिया में मतलब ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? स्लाइम लेयर, जब ये लूजली कंपैक्ट है। अगर हम बात करें कुछ अदर बैक्टीरिया में तो ये वहां पर ये मोटी हो सकती है और टाइट हो सकती है, तो अब हम इसको कैप्सूल बोल देते हैं। है दोनों ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर, चाहे हम स्लाइम लेयर की बात करें कैप्सूल की बात करें। स्लाइम लेयर के केस में ग्लाइकोकैलिक्स लेयर कैसी है? लूज है, ढीली है। और कैप्सूल के केस में कैसी हो जाती है? मोटी हो जाएगी और टफ हो जाएगी, तब हम इसको कैप्सूल बोल देंगे। जो सेल वॉल है बच्चों बैक्टीरिया में वो डिटरमाइन करती है कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को बनाती है सेल वॉल और सपोर्ट करती है बैक्टीरियम को फ्रॉम द बस्टिंग और कोलैप्सिंग होने से। कि बैक्टीरिया किसी भी तरीके से फटे ना, तो सेल वॉल इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रॉपर देती है। पता है ना, जब आप हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं, जब आप ब्लड सेल्स को रखते हैं तो ब्लड सेल्स क्या हो जाती है? फर्स्ट हो जाती है ना। तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि ब्लड सेल में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट है, क्योंकि वो एनिमल सेल है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में क्या, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए बस्ट भी नहीं होगी। तो ये सेल वॉल प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है और पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एक सेफ भी प्रोवाइड करने में मदद करती है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है नेचर में और क्या कह रहा है? इंटरएक्ट करती है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर हम बात करें जैसे मान लो ये तो सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों सिलेक्टिव परमेबल है। ऐसा नहीं कि हर कुछ भी इसके अंदर चला जाएगा, कुछ भी इसके बाहर आ जाएगा। सिलेक्टिव चीजें ही अंदर आएंगी और सिलेक्टिव चीजें ही बाहर जाएंगी। वही कह रहा है ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है नेचर में और इंटरएक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों वो यूकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल एक जैसी होती है। और ये जो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है मीजोसोम्स की, जिसकी हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट सेल में, which is formed by the extension of इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनता है सेल के अंदर। और ये जो एक्सटेंशंस होते हैं वो वेसिकल के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं और लैमेली के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे बच्चों देखो ये मान लो बैक्टीरिया सेल है, तो बैक्टीरिया सेल के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं मीजोसोम। तो ये जो मीजोसोम है एक्चुअली कैसे कभी किस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं? कभी वेसिकल्स बन जाती हैं, कभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कभी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और ये जो हेल्प करते हैं सेल वॉल को किसमें, जरा इसको समझ लेते हैं। तो ये जो मीजोसोम है ये हेल्प करते हैं सेल वॉल को सेल वॉल के फॉर्मेशन में। तो ये मीजोसोम सेल वॉल को बनाने में मदद करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये यहां से पूछा जा सकता है मीजोसोम का काम क्या है? सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करना। और क्या मदद करना? डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करना और एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डाटर सेल। और जो डाटर सेल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मटेरियल का उसमें भी ये मदद करते हैं। तो मीजोसोम्स का आपने क्या फंक्शन देखा? 3 फंक्शन देखा। पहला सेल वॉल के फॉर्मेशन में, सेकंड डीएनए के रेप्लिकेशन में और थर्ड डाटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा ये बच्चों रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, सिक्रीशन में मदद करते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और इसमें एंजाइमेटिक कंटेंट भी होता है। देख रहे हैं मीजोसोम का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। इसको बड़ा ध्यान लगा के पढ़िएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनने के 100% चांसेस हैं मीजोसोम से, क्योंकि इसका जो फंक्शंस का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ब्रॉड है।
सेल वॉल के बनने में मदद कर रहा है, डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद कर रहा है, डाटा सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर रहा है, रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, सिक्रीशन प्रोसेस में मदद कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, इवन इसके अंदर एंजाइम्स भी कंटेंट है तो डाइजेशन में भी मदद करेगा ये। कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रेन एल्गी, यहां पर कुछ दूसरे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन आपको देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्म में बच्चों, और हम इनको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, जिनके अंदर आपको पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो क्रोमैटोफोर्स कहां पर मिलेंगे आपको? ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में क्या मिल रहा है आपको? मेसोसोम्स मिल रहा है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बैक्टीरियल सेल्स की हम बात करें बच्चों, तो जो बैक्टीरियल सेल जो है दो तरह की हो सकती है। मतलब बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है, मतलब लोकोमोशन शो करेगा, और कुछ नॉन मोटाइल होगा। अगर मोटाइल है तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अगर हम बात करें, अगर ये मोटाइल है तो आपको यहां पर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन मिलता है, सेल वॉल से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजला। जैसे ये बैक्टीरिया है बच्चों, तो यहां से सेल वॉल का एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजला। बैक्टीरिया में शो करता है कि रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। बच्चों फ्लैजला का अरेंजमेंट अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। कहीं पर जैसे अगर फ्लैजला नहीं है तो हम उसको बोल देते हैं एट्राइकस, जहां पर एक फ्लैजला इसको बोल देते हैं मोनोट्राइकस। अगर कोई बैक्टीरिया है दोनों तरफ फ्लैजला है तो दूसरा नाम दे देते हैं। मान लो बैक्टीरिया उसमें कई फ्लैजला आपको मिल रहे हैं तो पेरिट्राइकस हो जाएगा। तो बैक्टीरिया सो अरेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। बैक्टीरिया जो फ्लैजला है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला पार्ट होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी वही है जहां से ये फ्लैजला अराइज होती है। तो किसी भी अगर हम बात करें फिलामेंट की तो 3 पार्ट्स मिलेगा। एक मिलेगा आपको फिलामेंट, एक मिलेगा हुक, और हुक के नीचे मिलेगी आपको बेसल बॉडी, जहां से ये बैक्टीरिया सेल के द्वारा बच्चों जुड़ी होती है। जो फिलामेंट होता है वो लंबा पोर्शन है और ये एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, तो बाहर की तरफ ही आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्लैजला के अलावा आपको बैक्टीरिया कुछ और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे पिली और फिम्बरी देखने को मिलते हैं। ये भी सरफेस में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इनका रोल मोटिलिटी में नहीं है। मतलब लोकोमोशन में इनका मूवमेंट, लोकोमोशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। कहां पर होता है? ये किसी सरफेस से चिपकाने में बैक्टीरिया की मदद करते हैं। जो पीली होते हैं ये इलोंगेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, इसका नाम है पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। और जो फिम्बरी है बच्चों, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो स्प्राउटिंग ऑफ द सेल, जो सेल से निकलते हैं, स्प्राउट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स। कुछ बैक्टीरिया में ये चट्टानों से बैक्टीरिया को अटैच कराने में मदद करते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट, अगर हम बोले सपोज दैट मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं जो बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच कराने में मदद करते हैं। यस, और जैसे टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो द हॉस्ट टिश्यू, कुछ हॉस्ट टिश्यू के साथ चिपकाने में भी इनकी मदद करते हैं। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा और नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे देखेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज के